रिव्यूज बाय फरहान में खुश आमदीद। तो शुरू में हम वेडनेसडे नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसका स्कूल में पहला दिन था। इसकी हरकतों और पसंद नापसंद की वजह से ये कोई आम लड़की नहीं लगती थी। स्कूल में आकर जब अपने लाकर को खोलती है तो वहां इसे इसका भाई पग बंधा हुआ मिलता है। वहीं इसे कुछ ख्याल आने लगते हैं जिसमें वो इन लड़कों को देखती है जिन्होंने इसके भाई को यहां बंद किया था। यहां से वो इन लड़कों के पास जाती है उन्हें सबक सिखाने के लिए जो पूल में तैरने की प्रैक्टिस कर रहे थे। वहां वो पूल में बहुत सारी मछलियों को छोड़ देती है जो काटती है। अब सारे बच्चे तो बोलते ही रह जाते हैं मगर एक बच्चा नहीं है पता और एक मछली इसकी टांग पर काट लेती है। इस हरकत की बात स्कूल वाले इसे निकाल देते हैं। इसने पहली बार ऐसा नहीं किया था बल्कि इससे पहले भी वो बहुत सारे स्कूलों से निकाली जा चुकी थी। तो इसीलिए इसके माँ बाप इसे एक एकेडमी में ले जा रहे थे क्योंकि वहां वेडनेसडे जैसे बच्चे ही पढ़ते थे, यानी जिनकी हरकतें सबसे हिट कर होती थीं। वो वहां जाना तो नहीं चाहती थी मगर इसे जाना ही पड़ता है। एकेडमी के रास्ते में हम जंगल का एक सीन देखते हैं जहां एक शिकारी शिकार करने आया था। वो जंगल के काफी अंदर जाकर एक जगह पर बैठकर चाय पीने लगता है मगर तभी कोई चीज अचानक सी आकर इस पर हमला कर देती है और बड़ी बेरहमी से इसे मार देती है। वेडनेसडे और उसके माँ बाप एकेडमी पहुंचकर वहां की प्रिंसिपल के पास जाते हैं। ये प्रिंसिपल भी वेडनेसडे की तरह ही आउटकास्ट होती है। आउटकास्ट में जलपरी, वैम्पायर, चुड़ैल और ऐसे लोग शामिल थे जिनमें जादुई ताकतें पाई जाती थीं और इस तरह के ही सारे बच्चे इस एकेडमी में पढ़ते थे। वेडनेसडे के साथ जिसने कमरे में रहना था यानी इसकी रूममेट, इसने कमरे को काफी रंगीन बनाया हुआ था। इसीलिए ये सब कुछ वेडनेसडे को पसंद नहीं आता क्योंकि इसे तो बस काले रंग ही पसंद था। यहाँ का सारा माहौल देखकर वो मुंह बना लेती है। तो वो लोग कहते हैं तुम ठीक हो ना, क्या हुआ तुम्हें? उनकी बातें सुनकर वेडनेसडे उन्हें घूरने लगती है। इसका रूममेट इसकी फीस बिग आईडी मांगता है जिस पर वो कहती है मैं कोई भी सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि सोशल मीडिया हड्डियों को सड़ा देने वाली सिर्फ एक बीमारी है और कुछ भी नहीं। जाने से पहले वेडनेसडे की माँ इसे कहती है अब तुम यहां से कभी भाग नहीं पाओगी। फिर वो कहती है देख लीजिएगा, मैं अब से वादा करती हूं कि जल्दी मैं यहां से भाग जाऊंगी। वहां से जाते वक्त उसके वालिद वहां एक हाथ छोड़ देते हैं ताकि वो वेडनेसडे पर नजर रख सके। उधर जंगल में जो पुलिस छानबीन करने आती है उन्हें शिकारी की लाश के टुकड़े अलग अलग जगह पर पड़े मिलते हैं। ऐसा हादसा वहां पहली बार नहीं हुआ था बल्कि तीसरी बार ऐसा हुआ कि एकेडमी के इस जंगल में कोई मारा गया। वेडनेसडे अपने कमरे की सारी रंगीन चीजें हटा देती है और अपने रूममेट से कहती है शोर मत करो, कमरे में शांति बनाओ क्योंकि ये मेरे नावल लिखने का वक्त है। मगर वो तो गाना लगाकर डांस करने लगती है जिससे वेडनेसडे को गुस्सा आ गया और वो वेडनेसडे को वेलकम के तौर पर एक तोहफा देती है। अगले दिन जब वेडनेसडे कहीं जा रही थी तो उसके वालिद का छोड़ा हुआ वो हाथ छप छप कर इसे देख रहा था और फिर तभी इसके ऊपर एक मुजस्समा गिरने वाला था मगर बिल्कुल ठीक वक्त पर एक लड़का जिसका नाम ज़ीवीर है इसे बचा लेता है। लेकिन इस हड़बड़ी में वो बेहोश हो गई थी और जब इसे होश आती है तो बजाय इसका शुक्रिया अदा करने की वो इसे कहती है कि मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारी शक्ल भूल जाऊंगी क्योंकि तुमने मुझे बचाकर गड़बड़ कर दी, मेरी इतनी अच्छी मौत को टाल दिया है। वो कहता है मैं तुम्हें काफी पहले से जानता हूं, जब हम 10 साल के थे तब हमारी मुलाकात हुई थी, हम दोनों खेल रहे थे तो मैं जाकर एक ताबूत में छप गया। लोग मुझे जलाने ही वाले थे मगर तुमने मेरी जान बचा ली और आज मैंने तुम्हारी जान बचाकर हिसाब बराबर कर दिया। वेडनेसडे जब अपने कमरे में आती है तो इसे अपने बेड पर कुछ महसूस होता है। वो जैसे ही सर हिटती है तो वहां इसे इस हाथ को देखकर इसे पकड़ लेती है और पूछती है तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर वो कहता है मुझे तुम्हारे वालिद ने तुम पर नजर रखने को कहा है, वही मुझे यहाँ पर छोड़ कर गए हैं। वो इसे कहती है मगर आज के बाद तुम मेरे लिए काम करोगे वरना मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए दराज में बंद कर दूंगी। तो वो इस चीज के लिए मान जाता है। ठीक है, मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करूंगा। अगले दिन प्रिंसिपल वेडनेसडे को एक दिमाग के डॉक्टर के पास ले जाती है क्योंकि उन्हें भी ऐसा महसूस हुआ था कि वेडनेसडे का दिमागी तवाज़ुन कुछ ठीक नहीं है। मगर वो वहां कोई बहाना बनाकर हाथ की मदद से खिड़की खोलती है और वहां से भाग जाती है। भागते हुए वो एक आदमी से टकरा जाती है जिसे देखते ही इसे ख्याल आता है, जिसमें वो देखती है कि इस आदमी का अभी हादसा होने वाला है जिसमें वो मर गया है बड़ी ही बेरहमी से। मगर वो इस बारे में इस आदमी को कुछ नहीं बताती क्योंकि इसे खून खराबा बहुत पसंद है। तो वो एक होटल में जाती है जहां इसकी मुलाकात एक वेटर से होती है। वो काफी परेशान दिख रहा था क्योंकि इसकी काफी मशीन खराब हो गई थी। वेडनेसडे इसे कहती है मैं तुम्हारी काफी मशीन ठीक कर सकती हूं लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे स्टेशन पर छोड़ना होगा। वेडनेसडे अकेली ही काफी मारती है और अच्छा सबक सिखाती है। इतनी ही देर में इसका वेटर पुलिस अफसर वहां आ जाते हैं और फोड़ देखकर जब अपने बेटे से इस बारे में पूछते हैं तो वो कहता है कुछ नहीं, बस वो लड़के कस्टमर को परेशान कर रहे थे तो इसने उन्हें अच्छा सबक सिखा दिया। एकेडमी की प्रिंसिपल भी आ जाती है, उनसे सॉरी बोलकर वेडनेसडे को यहां से ले जाती है। रास्ते में इसे प्रिंसिपल काफी गुस्सा करती है कि ओ आखिर तुमने कैसे एकेडमी से भागने की कोशिश की।
रास्ते में एक हादसा हुआ नजर आता है जो इसी आदमी का था जिससे वेडनेसडे टकराई थी, जो देख प्रिंसिपल का दिल दहल जाता है। कहती है, मेरी दुआ है ड्राइवर को कुछ ना हुआ हो, जिस पर वेडनेसडे कहती है, वो तो मर गया है और उसकी गर्दन भी टूट गई है। फिर एकेडमी में आने के बाद वेडनेसडे गिटार बजाने लगती है। वो काफी अच्छा बजा रही थी, जिसकी धन प्रिंसिपल के साथ साथ काफी बच्चों को भी पसंद आती है। रूममेट जब कमरे में आती है तो इसकी नजर हाथ पर पड़ती है, जिस बारे में वो पूछती है कि ये क्या चीज है। वेडनेसडे कहती है कि ये हमारे एडम्स फैमिली का एक मेंबर है। हम एक लड़के को देखते हैं जो लाइब्रेरी में जाकर एक किताब से एक सफ़ा फाड़ लेता है। इस पर एक तस्वीर बनी थी। हाथ वेटर के घर पहुंच जाता है, जिसे देख वो काफी डर गया था और इसे मारने लगता है। फिर हाथ इसे बैठने का इशारा करके इसे वेडनेसडे का नंबर देता है और इसे फोन करने का कहता है। वेटर इसे कॉल करता है तो वो कहती है कि हमारी एकेडमी में एक त्यौहार मनाया जाने वाला है जहां सभी लड़कियां आएंगी। मैं वहां से भागने वाली हूं और अगर तुम मुझे स्टेशन तक पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें काफी अच्छा इनाम दूंगी। जिस पर वो वेटर मान जाता है। जब प्रिंसिपल की नजर मुझ पर पड़ी तो वो एक आदमी को पैसे देकर प्रिंसिपल का ध्यान भटकाने का कहती है। वहां आकर वेडनेसडे के जाने से पहले इसे इसके वालिद का एक पुलिस रिकॉर्ड तोहफे में देता है, जो इसने अपने वालिद की फाइल्स में से चराया था, क्योंकि इसके वालिद पुलिस अफसर जो थे। अब इसकी गाड़ी को लेकर जैसे वो यहां से जाने लगती है, इसे इस लड़के की मौत के ख्याल आने लगते हैं कि वो थोड़ी देर में मरने वाला है, जो बहुत ही भयानक थी। वो लड़का जंगल की तरफ जाने लगता है तो वेडनेसडे भी इसके पीछे जाती है और कहती है, रुक जाओ, जंगल में मत जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है, तुम मर जाओगे। मगर तभी वो इसे अपने जादू से उड़ाकर पेड़ पर लगा देता है और कहता है, खतरा मुझे नहीं तुम्हें है, बल्कि तुम खुद ही खतरा हो और मैं सब लोगों को तुमसे बचाना चाहता हूं। मुजस्समे को मैंने ही तुम्हारे ऊपर गिराया था। जिसके बाद वो इसे एक तस्वीर दिखाता है और कहता है, इस तस्वीर में तुम ही हो जिसे मेरी माँ ने 25 साल पहले बनाया था, और इस वक्त की बात है जब वो इस एकेडमी में पढ़ती थी। मरने से पहले उन्होंने कहा था कि इस लड़की ने तुम्हें मुझे रोकना होगा, नहीं तो तुम इस एकेडमी के साथ साथ पूरी दुनिया को ही तबाह कर दोगी। वेडनेसडे को मारने ही वाला था कि तभी एक बड़ा सा मॉन्स्टर आकर इस पर हमला कर देता है और बड़े ही बेरहमी से इसे मार देता है। इसके बाद हम वेडनेसडे को उसके कमरे में देखते हैं, क्योंकि इसने यहां से भागने के इरादे को खत्म कर दिया था, क्योंकि अब उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, जैसे कि मैं इस दुनिया के लिए खतरा कैसे हूं, एक मॉन्स्टर ने आखिर मेरी जान क्यों बचाई, साथ ही इसके वालिद के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट जिसने इसके वालिद के ऊपर एक हमले का इल्जाम था। अब अगले दिन पुलिस अफसर वहां आते हैं, क्योंकि वेडनेसडे ने यह रिपोर्ट लिखवाई थी। इस अनजान लड़के की मौत मैंने अपनी आंखों से होती हुई देखी जंगल में, मगर पुलिस को वहां न कोई लाश मिलती है और न ही कोई ठोस सबूत। तो वेडनेसडे से पूछते हैं कि ओ आखिर तुम इतनी रात को जंगल में क्या कर रही थी। इस तरह वो कहती है, मैंने जंगल में इस लड़के को जाती हुई देखा था और जब मैंने इसका पीछा किया तो देखा कि एक मॉन्स्टर ने आकर इसे मार दिया है, जिसके बाद मैं बेहोश हो गई। फौरन प्रिंसिपल पुलिस अफसर से कहती है, इस लड़के का कोई कातिल नहीं हुआ, वो जिंदा है, बस यहां से भाग गया है, इसीलिए आपको वेडनेसडे की बातों का यकीन नहीं करना चाहिए। अक्सर इसे इस तरह के दौरे पड़ते रहते हैं, हम इसका इलाज करवा रहे हैं, जल्दी ठीक हो जाएगी। प्रिंसिपल वहां से जाती है तो वो अफसर से कहती है कि अब जंगल में कोई तो है जो सबको मार रहा है और इसी ने इस लड़के को भी मारा है। मगर तभी वहां पर लड़का आ जाता है जो जिंदा था और बिल्कुल सही सलामत भी। अगले दिन वो डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो वो इससे पूछती है कि क्या तुमने वो सब देखा, यानी कि तुमने इस लड़के की मौत होते हुए देखा। इस पर वो कहती है, मैं जानती हूं मैंने क्या देखा है और मुझे तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं। अगले दिन इसे पता चलता है कि इसी लड़के को बगैर किसी वजह से एकेडमी से निकाला जा रहा है, इसीलिए वो अपने साथी और हाथ को इस लड़की के पीछे लगा रही थी। और प्रिंसिपल के कहने पर वेडनेसडे एक एक्टिविटी में हिस्सा लेती है, जिस मकसद के लिए वो क्लब ज्वाइन करती है। जी हाँ, इसके साथ सिर्फ एक ही लड़का था जिसके साथ इसकी दोस्ती हो जाती है। जब हाथ इस लड़की के पीछे जाता है तो देखता है कि वो अपना रूप बदल रहा है इंसान, और फिर एकेडमी की प्रिंसिपल का रूप ले लेता है। इसके बाद हाथ आकर ये सारी बात वेडनेसडे को बता देता है। रेस शुरू होने वाली थी तो जीवीर इसे कहता है, मेरी साथ वाली सीट खाली है तो तुम यहां बैठ जाओ। वो मकड़ी की तस्वीर बना रहा था और फिर अपने जादू से जिंदा भी कर देता है, मगर एक ही झटके में वेडनेसडे इसे मार देती है, फिर उसकी राख उड़ा देती है। और एक लड़की थी जिसकी और वेडनेसडे की काफी बहस हो जाती है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से काफी चढ़ती थीं, एक दूसरे को जरा भी पसंद नहीं करती थी। पर उसके बाद वेडनेसडे अपनी जगह अपनी रूममेट को इस क्लब में भेज देती है जहां वो एक्टिविटी की प्रैक्टिस कर रही थी, और खुद वो अकेले ही चली जाती है एकेडमी के इस जंगल में मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए। वेडनेसडे को वहां इस अनजान लड़के का टूटा हुआ चश्मा भी मिलता है, वही अनजान लड़का जिसे मॉन्स्टर ने मारता हुआ इसने देखा था। और अब जैसे ही वो चश्मे को छूती है तो लाइब्रेरी में इसे वहां एक किताब भी दिखती है, तो वो इस किताब को खोजने लाइब्रेरी में चली जाती है, मगर इसे वहां इस तरह की कोई भी किताब नहीं मिलती। जिसके बाद चुपके से जीवीर के कमरे में चली जाती है, क्योंकि वो लड़का और जीवीर एक कमरे में रहते थे।
वेडनेसडे और हाथ यहाँ पर उस किताब को ढूंढ रही थी, मगर तभी यहाँ जीवीर आ जाता है। इस वजह से वो बेड के नीचे छप जाते हैं। तभी जीवीर के पास वो लड़की भी आती है। इसे कहती है, तुम मुझसे क्यों नाराज हो? अच्छा, गुस्सा छोड़ो, सुलह कर लो। जिस पर वो मना कर देता है। इस लड़की को लगता है कि वो वेडनेसडे की वजह से कर रहा है, इसीलिए वो कहती है कि कल मैं वेडनेसडे समेत तुम्हारे सभी साथियों की कश्तियों के धज्जियां उड़ाने वाली हूं। बेड के नीचे छपी वेडनेसडे और हाथ भी इसकी बात सुन लेते हैं। कमरे में वापस आने के बाद वेडनेसडे अपने रूममेट से कहती है कि कल जो कश्तियों की रेस होने वाली है, मैं भी इसमें हिस्सा लूंगी, और कुछ भी हो जाए इस घुमंडी लड़की यानी इसको मैं हरा कर ही रहूंगी। अब अगले दिन जब रेस शुरू होती है तो बताया जाता है कि इस मुकाबले का कोई भी उसूल कानून नहीं है। जो भी टीम सबसे पहले गप्फा में जाकर झंडे को लेगी वही टीम जीत जाएगी। जिसके बाद रेस शुरू हो जाती है और वो भी अपना चैलेंज शुरू कर देती है। वो अपने एक जलपरी साथी की मदद से एक टीम की कुश्ती को तोवा देती है, जिससे वो पूरी टीम पानी में गिर जाती है। मगर वेडनेसडे की कुश्ती की तरफ आ रही थी तो हाथ इससे पहले ही जाल पहनकर इसे जाल में फंसा लेता है। अब किनारे जाते हैं तो रूममेट अपनी पंजों से एक टीम की कुश्ती में सुराख कर देती है। इस सभी के साथ वेडनेसडे जब झंडा लेकर आ रही थी तो इसे ख्याल आता है, जिसमें वो अपनी जैसी एक लड़की को देखती है जिसके हाथ में किताब थी। विजन में आने पर झंडा लेकर वो वापस कुश्ती में चली जाती है। जो उसकी कुश्ती तो सुराख होने की वजह से वहीं पर ही डूब जाती है, जबकि जलपरी दोबारा से वेडनेसडे की कुश्ती पर हमला करने लगती है। मगर हाथ पानी में जाकर जलपरी को जोर से मुक्का मारता है और वेडनेसडे अपनी कुश्ती से बहुत सारे तीर चलाकर उसकी कुश्ती में सुराख कर देती है, जिससे इसकी कुश्ती डूब जाती है और वेडनेसडे की टीम इस रेस को जीत जाती है। ये पिछले 4 साल में पहली बार हुआ था जब उसको किसी ने हराया था, इसीलिए आज वो गुस्से में आग बबूला थी। रात के वक्त वेडनेसडे एक मुजस्समे के पास जाती है, जिसके हाथ में किताब पर लिखी एक पहेली को जैसे ही वो सुलझाती है तो वहां एक रास्ता खिल जाता है। जैसे वो इसके अंदर जाती है तो देखती है कि यहाँ इसकी माँ बाप के अलावा और भी बहुत सारे लोगों की तस्वीरें लगी हुई हैं। इसे वहां वो किताब भी मिल जाती है जिसकी वो तलाश कर रही थी, मगर जैसे वो इस किताब को वहां से लेकर जा रही थी कि तभी अचानक से कोई आकर इस पर हमला कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब इसे जैसे होश आती है तो देखती है कि इसे कुछ लोगों ने बंदी बनाया हुआ है, जिन्होंने मास्क लगाए हुए थे। मगर उनकी आवाज सुनते ही वेडनेसडे उन्हें पहचान लेती है और कहती है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम अपने अपने मास्क हटा सकती हो। दरअसल ये लोग और कोई नहीं बल्कि वो और उसके साथी थे। इसी दौरान वो अपने रस्से भी खोल चुकी थी और वहां से जाने लगती है, मगर जाते जाते वो कहती है, तुम सब छोटे बच्चे हो। वापस आने के बाद वो तस्वीर को किताब पर लगाकर मुकम्मल करती है, जिसे इस लड़की ने किताब से फाड़ लिया था, और वो पढ़ने लगती है। प्रिंसिपल सभी बच्चों को एक प्रोजेक्ट देती है जिसमें उन्हें शहर की सारी दुकानों पर जाकर काम करना था। शहर पहुंचने के बाद वेडनेसडे जीवीर को वो किताब दिखाकर पूछती है, क्या तुम इस किताब को पहचानते हो? जिस पर वो कहता है, हाँ, इस किताब को लेकर मेरे और इस लड़के के बीच में लड़ाई भी हुई थी, जिसके बारे में तुमने कहा था कि मोजिटर ने इस पर हमला कर दिया था। ये किताब एक जादूगर की है और 30 साल से भी ज्यादा पुरानी है, तो तुम उसके साथ क्या कर रही हो? ये सुनकर वो इससे पूछती है, तुम इस जादूगर के बारे में और क्या जानते हो? वो कहता है, कुछ खास नहीं। अगर तुम इस जादूगर के बारे में जानना चाहती हो तुम्हें इसके घर जाना होगा, जो काफी पुराना एक खास घर है। अकेडमी के सारे बच्चे भी अलग अलग दुकानों में जाकर काम करने लगते हैं। वेडनेसडे एक वेट्रेस बनी थी, मगर उसका नखरा गुस्सा देखकर कोई भी इसे खाने की चीज नहीं लेता। वेडनेसडे का दोस्त पेस्ट्री खा रहा था कि तभी शरारती बच्चे आकर इसे परेशान करने लगते हैं। वेडनेसडे और उसकी दोस्त इसके पास जाते हैं ताकि वो सारी सच्चाई जान सके कि आखिर बात किया है। इस किताब के बारे में भी इसे वहां जादूगर की वो सारी चीजें और एक पेंटिंग भी दिखाई देती है। पेंटिंग में वो इसी लड़की को किताब पकड़ी हुई देखती है जब इसे गप्फा के पास भी देखी थी। इसके ख्याल में जब उनकी रेस में वेडनेसडे झंडा लेने गई, इसे वहां इस पेंटिंग वाले लड़की की किताब भी मिल जाती है, मगर वो खाली थी क्योंकि वो नकली थी। इतनी ही देर में वहां एक औरत आती है तो वेडनेसडे इससे असली किताब के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहती है कि वो किताब तो चोरी हो गई थी और इस वक्त तुम जहां खड़े हो ये भी वो जादूगर का असली घर नहीं है। इसके बाद वेडनेसडे वेटर से मिलने इसके होटल जाती है और इससे जादूगर के असली घर के बारे में पूछती है, तो वो इसे असली घर के बारे में बता भी देता है, जहां से वेडनेसडे अकेली इस घर में चली जाती है। वहां इसे बूढ़ा आदमी मिलता है जिससे कहती है, ये मेरी जगह है, मेरा घर है, निकलो यहां से। वेडनेसडे का साथी वो हाथ उसके मुंह पर ही हमला कर देता है, जिससे डर कर वो आदमी वहां से भाग जाता है। वेडनेसडे को यहां से कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो यहां से जाने लगती है, मगर जैसे ही वो दरवाजे से बाहर जाती है तो फौरन इसे ख्याल आता है, जिसमें वो देखती है कि वो जादूगर एक लड़की को चुड़ैल साबित करके इस घर में बंद कर देता है। जी हाँ, इससे पहले और भी बहुत सारे लोग बंधे हुए थे। ये सारे लोग आउटकास्ट के थे, यानी कोई वैम्पायर था, कोई जलपरी तो कोई चुड़ैल, इसीलिए जादूगर उन सबको शैतान समझता था। इस तरह के सभी लोगों को यहाँ कैद करने के बाद वो इस पूरे घर में आग लगा देता है।
वो बच्ची जिसे जादूगर ने चुड़ैल साबित किया था वो अपनी माँ को आज़ाद करने की कोशिश करती है मगर नहीं कर पाती क्योंकि सभी लोगों को जंजीर की मदद से ज़मीन के साथ बांधा हुआ था। सिर्फ वो बच्ची आज़ाद थी, इसीलिए अपनी माँ के कहने पर इसे तहखाने के जरिए वहां से भागना पड़ता है। इसके बाद वो जादूगर जो बेहद ही जालिम था सभी आउटकास्ट के लोगों को जला देता है। वो लड़की वेडनेसडे के पास आती है और कहती है वो बहुत ही जालिम है, हम सबको मार देगा। इतनी देर में वो जादूगर भी वहां आ जाता है और वापसी होश में मतलब के वक्त में आ जाती है। वो हाथ से कहती है मैंने इस लड़की को देख लिया, इसने मुझसे बात भी की, मुझे लगता है वो मेरे खानदान की कोई मेंबर है। जंगल वाला मॉन्स्टर आकर इस घर पर हमला कर देता है मगर जब उसकी नज़र वेडनेसडे पर जाती है तो वो यहां से भाग जाता है। वेडनेसडे और हाथ इसका पीछा करती है मगर देखती है कि मॉन्स्टर के कदमों के निशान तो इंसानी पैरों के निशान में बदल गए हैं। अगले दिन इसी जादूगर की मूर्ति को इज्जत के तौर पर इस जगह पर लगाया जाने वाला था क्योंकि शहर के लोग तो इसे अपना हीरो ही मानते थे और आज वेडनेसडे को वहां गिटार बजाने के लिए बुलाया गया था। लेकिन वो लोग जैसे ही मूर्ति लगाकर अपना काम करने लगते हैं तो तभी वेडनेसडे की साथी ने इस खौफनाक मूर्ति को आग लगा देता है क्योंकि वेडनेसडे के कहने पर उसने पहले ही मूर्ति पर पेट्रोल डाल दिया था। आग देखकर सारे लोग वहां से भाग जाते हैं मगर वेडनेसडे अभी भी वहां बैठी गिटार बजा रही होती है। साथ ही वो मूर्ति को जलता हुआ देखकर खुश भी हो रही थी और प्रिंसिपल को वेडनेसडे पर ही शक था मगर उसके खिलाफ प्रिंसिपल के पास कोई सबूत नहीं था। वो अभी भी वहीं रुका हुआ था मगर तभी वो मॉन्स्टर वहां आता है और वो अपने कैमरे में बना ही लेता है। इसके बाद वो हाथ के साथ वहां पहुंचती है जहां इसे बूढ़े आदमी के कैमरे से मॉन्स्टर की तस्वीर भी मिल जाती है। अगले दिन हाथ मुर्दा घर जाकर वहां लगे कैमरा पर कोई चीज लगा देता है ताकि जो वो करे इसे कोई ना देख सके। वो दरवाजा खोलता है तो वेडनेसडे अंदर आती है। वो यहां दरअसल इस बूढ़े आदमी के जख्मों को देखने आई थी जिसे इस मॉन्स्टर ने मारा था। वो बूढ़े आदमी की लाश को देखकर सारा डेटा अपने पास रिकॉर्ड कर लेती है जबकि हाथ इसकी एक फाइल बनाने में लग जाता है। जब डॉक्टर और पुलिस अफसर भी आ जाते हैं तब छुपने के लिए वेडनेसडे एक बॉक्स में सो जाती है। जब डॉक्टर इस बॉक्स को खुला हुआ देखते हैं तो फौरन इसे चेक करते हैं मगर जो वेडनेसडे इसमें पड़ा हुआ देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये एक लाश है, इसीलिए वो इस बॉक्स को बंद करके वहां से चली जाती है। मगर फिर जब हाथ इसे वहां से लेने आता है तो वो कहती है तंग मत करो प्लीज, थोड़ी देर और सोने दो, बड़ा मजा आ रहा है। जंगल में किसी की तरफ से इस मॉन्स्टर को खाना दिया जा रहा है जिसमें वो किसी मॉन्स्टर के जिस्म के हिस्से को इकट्ठा कर रहा है। तो इस बागीचे पर किसी के पंजों के निशान देखते हैं। अब इसे तो एक रेविन से बाहर आता हुआ देखते हैं और क्योंकि वेडनेसडे को इसके जख्मों पर पहले से ही शक था तो वो भी इसका पीछा करते करते वहां आ गई थी। इसे वहां पर बहुत सारे मॉन्स्टर की ड्राइंग्स और तस्वीरें दिखती है। एक तस्वीर को लेकर जैसे ही वहां से जाने लगती है तो तभी जीवीर इसे देख लेता है और जाने से रोक देता है मगर वेडनेसडे इसका ध्यान भटकाने के लिए इसे बस एक ही बात कहती है कि क्या तुम आज रात होने वाली डांस पार्टी में मेरे साथ चलोगे। जिसके बाद वो जीवीर की बनाई मॉन्स्टर की ड्राइंग्स ले जाकर पुलिस अफसर को दे देती है जिस पर वो कहते हैं इससे हम किसी को भी नहीं पकड़ सकते, कोई ठोस सबूत लेकर आओ। अब वेडनेसडे अपनी सारी रिसर्च को अपने दोस्त के सामने रख देती है ताकि वो इसकी मदद कर सके। इनमें से एक ड्राइंग को देखकर उसका दोस्त कहता है कि मैं इस जगह के बारे में जानता हूं। जिसके बाद वो वेडनेसडे को इस जगह पर ले जाता है जो एक गप्फा थी जिसके अंदर जाकर उन्हें बहुत सारी हड्डियां और एक हथकड़ी भी मिलती है। छानबीन करने पर इसे वहां एक नोकदार बड़ा सा नाखून भी मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेती है। वो बाहर जाती है और डस्टबिन से एक कपड़ा जिस पर खून लगा हुआ था इसे निकालकर अपने पास रख लेती है। जैसे वहां से जाने लगती है तो जीवीर इसे देख लेता है और उससे पूछता है तुम यहां मेरे केबिन में क्या कर रही हो। इसकी गर्दन देखकर वो इससे पूछती है ये जो चोट तुम्हारी गर्दन पर है ये तुम्हें कैसे लगी। वो कहता है मॉन्स्टर मेरे ख्वाबों में आ रहा है इसीलिए मैं इसकी ड्राइंग बनाता हूं मगर एक दिन मैंने अपने जादू पर से कंट्रोल खो दिया और ड्राइंग के अंदर से मॉन्स्टर के पंजे ने निकलकर मुझे नोच लिया। लेकिन अब क्योंकि वेडनेसडे इस पर शक कर रही थी इसलिए वो इस पर काफी गुस्सा करता है और फिर इसे यहां से जाने का कहता है। वेडनेसडे वो खून लगा कपड़ा और नाखून जाकर पुलिस अफसर को दे देती है और कहती है ये लो ठोस सबूत और बेशक डीएनए टेस्ट करवा लो, मेरे ख्याल से इतना सबूत काफी होगा है ना। वेडनेसडे अपनी दोस्त के पास जाती है और कहती है कि डांस पार्टी में जाने के लिए हमारे साथ कोई नहीं है तो हम ऐसा करते हैं डांस पार्टी में नहीं जाते बल्कि गप्फा में जाकर मॉन्स्टर को ढूंढते हैं। इसके बाद रात को वेडनेसडे अपने दोस्त के साथ जंगल में जाने की तैयारी कर रही थी मगर तभी इसके दरवाजे पर वेटर तैयार होकर आता है क्योंकि हाथ ने इसे वेडनेसडे की तरफ से डांस पार्टी में चलने की दावत भेजी थी। अब क्योंकि वेटर काफी खुश था तो वेडनेसडे इसका दिल तोड़ना नहीं चाहती थी इसीलिए अपने गप्फा में जाने वाले प्लान को खत्म करके इस वेटर के साथ पार्टी में जाने का फैसला करती है। वेडनेसडे वहां से जाने लगती है तो इसका दोस्त वहां आता है तो वो इसे कहती है मैं माजरत खा हूं, मैं पार्टी में जा रही हूं, हम ऐसा करते हैं कल गप्फा में जाएंगे। लेकिन इसका दोस्त बगैर बताए अकेला ही इस गप्फा में चला जाता है। उधर पार्टी में सारे लोग आकर काफी लुत्फ उठा रहे थे।
सब लोग अपने अपने साथी को लेकर पार्टी में आए हुए थे, जहां ज़ीवीर भी अपने साथ इस लड़की को लाया था। लेकिन जब वेडनेसडे वेटर के साथ वहां आती है तो इन दोनों को साथ देखकर जलने लगता है। सब डांस कर रहे थे तो वेडनेसडे के डांस करने के स्टाइल से सारे लोग काफी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो काफी अजीब तरह से ही डांस कर रही थी। उधर जंगल में वेडनेसडे का दोस्त भी पहुंच गया था और छपकर मूसिटर के आने का इंतजार कर रहा था, मगर तभी वहां कोई आता है और इस गप्फा में धमाका करके भाग जाता है। ज़ीवीर उन दोनों को देखकर जल रहा था, इसीलिए वो इस लड़की से कहता है कि तुम अपना लॉकेट उतारो और अपने जाल पर इसे मेरे लिए मदद मांगो ताकि मैं वेडनेसडे को भूल जाऊं। लड़की भड़क जाती है और इसे कहती है कि तुम तो पहले ये कहते फिर रहे थे कि मैंने अपनी जलपरी से तुम्हें अपने काबू में किया है और अब तुम्हें किसी को बुलाने के लिए मेरी ही मदद चाहिए। अब बाहर शरारती लड़कों का ग्रुप एंकर लेकर आता है और डांसिंग क्लब के पंप में वो बड़ा सा पाइप लगा देते हैं और फिर तभी अचानक इस पार्टी में खून की बारिश होती है। जिस पाइप को उन्होंने लगाया था इसमें दरअसल खून था। सारे लोग डर जाते हैं और पार्टी से भागने लगते हैं, लेकिन वेडनेसडे वहां पर रुकी रही क्योंकि इसे तो अब और मजा आ रहा था। वो बारिश खून की नहीं बल्कि रंग की थी, जिसमें वो काफी लुत्फ उठा रही थी। तभी वेडनेसडे को एक ख्याल आता है जिसमें वो देखती है कि इसका दोस्त अकेला ही जंगल में चला गया है। जी हाँ, वो मुसीबत में है, इसकी जान खतरे में है, इसीलिए वो जंगल की तरफ इसे बचाने के लिए भाग जाती है। इसके दोस्त के पीछे दरअसल वो मूसिटर पड़ गया था, जिससे बचकर वो भाग रहा था। वो मूसिटर एक बार इस पर हमला करता ही है कि तभी वेडनेसडे इसे ढूंढते हुए वहां आ जाती है। मूसिटर इसे देखकर वहां से भाग जाता है। वो अपने दोस्त को बेहोश पड़ा हुआ देखकर काफी घबरा जाती है। इतनी ही देर में इसकी टीचर भी इसका पीछा करते करते वहां आ गई थी, जिसके बाद इसके दोस्त को अस्पताल में ले जाया जाता है, जहां वो अपने बिस्तर पर लगी इस उलझन को सुलझाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर सच क्या है। अकेडमी में सारे माँ बाप अपने बच्चों से मिलने आते हैं क्योंकि आज मीटिंग थी। वेडनेसडे को इसकी माँ बताती है कि अब तुम्हारे वालिद का केस अब सुधर रहा है, कुछ ही दिन में ठीक होकर वो वापस आ जाएगा। मगर उसके दोस्त और उसके दोनों के माँ बाप आ जाते हैं और ये उनसे मिलने चली जाती है। वेडनेसडे अपने माँ बाप को बताती है कि जब से आपने मुझे यहाँ छोड़ा है मेरे ऊपर वो सारे हमले हुए हैं। अब उन सभी को अपनी अपनी फैमिली से मिलता हुआ दूर खड़ी ज़ीवीर और वो लड़की देख रहे हैं, क्योंकि उनके माँ बाप आज भी नहीं आए। वो लड़की सुधर गई होती है, साथ ही इसकी ज़ीवीर के साथ दोस्ती भी हो गई थी, तो अब से हम इसे ज़ीवीर की दोस्त कहेंगे। इतनी ही देर में इसकी माँ भी उधर आ जाती है, जिसे देखकर वो काफी हैरान थी। वेडनेसडे के माँ बाप प्रिंसिपल से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि अब वेडनेसडे काफी अजीब तरह से सबसे पेश आती है, इसे डॉक्टर के पास ले जाए इलाज करवाने के लिए। अब इससे पहले वहां इसके माँ बाप कुछ कहते फौरन वो बोल पड़ती है, क्योंकि वेडनेसडे आपसे कुछ पूछना चाहती है। ये देखिए एक लड़का जिसका नाम गेट है, और ये कौन था, वो इसके वालिद से पूछती है तो वो खामोश हो जाते हैं। तभी उनका साथी हाथ वहां आता है, जिससे वो अपनी जबान में कुछ कहता है, जिस पर हाथ चौंक जाता है। पता चलता है कि डॉक्टर ने अपनी जान ले ली है, और ये डॉक्टर वही था जिसके मुर्दा खाने से वेडनेसडे बूढ़े आदमी की लाश को देखने आई थी। मरने से पहले डॉक्टर ने एक खत भी छोड़ा था, जिसमें लिखा हुआ था कि मैं गेट के खिलाफ हूं क्योंकि मैंने इसकी झूठी रिपोर्ट बनाई थी। जब सारे लोग खाना खा रहे थे तो तभी वहां पुलिस अफसर आकर वेडनेसडे के वालिद को पकड़ लेता है और कहता है कि गेट की मौत के इल्जाम में तुम्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। जेल में वेडनेसडे अपने वालिद से मिलने जाती है, पूछती है कि ये बताएं गेट से आपका क्या वास्ता था। वो बताते हैं कि वो तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता था। एक दिन जब तुम्हारी माँ और मैं साथ ही लोग थे, वो अचानक आकर मुझ पर हमला कर दिया। मैंने अपना काफी बचाव किया, जिस दौरान गलती से इसकी मौत हो गई। वहां प्रिंसिपल भी वेडनेसडे से कहती है कि तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। वो कहती है मेरे डैडी ने कुछ नहीं किया है, हमारे पास सबूत आ गए हैं तुम्हारे वालिद के खिलाफ। वो कहती है मैं नहीं मानती और मेरा ख्याल है कि वो डॉक्टर ही कातिल है जिसने मेरे दोस्त को मारने के लिए ये सब किया। पार्क में रोम मैट अपनी माँ के साथ बैठी थी, जहां इसकी माँ चाहती है कि वो पूरी तरह एक वीर वुल्फ बन जाए और वो इसे एक डॉक्टर के पास जाने का कहती है, मगर रोम मैट ऐसा नहीं चाहती, इसलिए वो यहां से चली जाती है। वेडनेसडे अपनी माँ के पास जाती है ताकि वो सारी सच्चाई जान सके। इसकी माँ खुफिया लाइब्रेरी में थी। वो अपनी माँ से कहती है कि वो आपने मुझे इस अकेडमी में इसलिए भेजा था कि मैं हमेशा आपकी परछाई बन के रहूं। इस पर उसकी माँ कहती है कि ये सिर्फ अकेडमी ही नहीं बल्कि पहले यहाँ एक ग्रुप हुआ करता था, जिसकी बुनियाद तुम्हारे वालिद की फैमिली की एक औरत ने रखी थी, जिसका नाम गड्डी था। वो कहती है मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर मेरे वालिद ने गेट को नहीं मारा तो फिर किसने मारा है। तब उसकी माँ सच्चाई बताती है कि जब मैं वहां गई तो मैंने देखा कि तुम्हारे वालिद और गेट आपस में लड़ रहे थे। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर वालिद को काफी बुरी तरह से मार रहा था। मैंने फौरन तलवार उठा ली और फिर जैसे ही गेट मेरे पास आने लगा तो मैंने इसे तलवार से मार दिया, मगर उसके मुंह से झाग निकल रही थी। ऐसा तो सिर्फ तब होता है जब किसी ने जहर लिया हो। अब सच पता करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, कब्र को खोदना। इसके बाद वो अपनी माँ के साथ मिलकर गेट की कब्र को खोदती है और वहां से इसकी एक उंगली ले लेती है, मगर तभी उधर पुलिस आकर उन दोनों माँ बेटी को गिरफ्तार कर लेती है।
जेल में वेडनेसडे गेट की उंगली अपने माँ बाप को दिखाती है, कहती है कि इसकी मौत जहर से हुई थी ना कि तलवार से। और ये साबित भी हो गई, सब कुछ सच बता देता है। इसके बाद वेडनेसडे के वालिद को रहा कर दिया जाता है। वेडनेसडे अपनी माँ को बताती है कि मुझे बहुत ख्याल आते हैं। इस पर उसकी माँ कहती है कि ये खासियत हमारी खानदान में है, ख्याल सबको आते हैं, अगर ख्याल हमारे कंट्रोल में ना रहे तो ये हमें पागल बना सकते हैं। इसीलिए हमारे खानदान के पुराने लोग आकर हमें आसान रास्ता बताते हैं और तरबियत देते हैं। वेडनेसडे फौरन बोलती है, जैसे गड्डी एडम्स के बारे में आपने बताया था कि वो मेरे वालिद के खानदान की है। इस पर उसकी माँ कहती है कि मुझे नहीं पता, पर तुम होशियार रहना, क्योंकि गड्डी एडम्स बदला चाहती थी, जिसके चक्कर में वो खुद भी नहीं बच पाई। माँ बाप अपने अपने बच्चों से मिलकर जा रहे थे। रोम मैट अपनी माँ को कहती है, आप फिक्र मत करना, मैं वीर वुल्फ बन जाऊंगी। वो कहती है, मेरे ख्याल से ये सब मूजिटर ने किया, क्योंकि वो पुलिस को बता दूंगी। वो कहती है, नहीं, इसे मैंने नहीं मारा, बल्कि वो तो अपनी ताकत पर से कंट्रोल खो बैठा था, और इस दिन इसने तुम्हें मारने की भी कोशिश की थी। उनकी बातों के दौरान उन्हें बाहर से शोर सुनाई देता है। ये चेक करने जब वहां जाती है तो पता चलता है कि वो ग्राउंड में आग से कुछ लिखा हुआ था। वेडनेसडे अपने चारों तरफ मोमबत्तियां जलाकर बैठी थी, उनके जरिए वो गड्डी को बुलाने की कोशिश कर रही थी, मगर तभी उधर उसकी रोम मैट आ जाती है। साथ ही इसे एक खत भी मिलता है जिसमें कोई इसे गप्फा में मिलने बुलाता है। जब वेडनेसडे अपनी रोम मैट के साथ वहां जाती है तो गप्फा के अंदर जाने के बाद इसे एहसास होता है कि यहाँ कोई है। यहाँ दरअसल ज़ीवीर और उसके साथी थे, जो वेडनेसडे को सिर्फ सरप्राइज देना चाहते थे, क्योंकि आज इसकी बर्थडे थी। इस वक्त वो अपने दोस्त को वो डायरी भी देती है। वेडनेसडे को एक लाइन लिखी हुई दिखती है, जब मैं लूटूंगा तो शोले बरसेंगे। जैसे ही वो इसे हाथ लगाती है तो इसे ख्याल आता है जो अक्सर इसे नजर आया करता था, और ये और कोई नहीं बल्कि इसकी रोम मैट थी, जो बहुत ज्यादा परेशान थी। वो वेडनेसडे को एक महल दिखाकर कहती है कि अगर तुम्हें इस जादूगर के बारे में जानना है तो तुम्हें इस महल को ढूंढ कर यहाँ आना होगा। जब ग्राउंड में खड़ी इसे इस लाइन को देख रही थी जहां आग से कुछ लिखा था, तो तभी इसके पास ज़ीवीर आता है, जिससे वो बात नहीं करती क्योंकि वो नाराज थी। इसे लग रहा था कि हो ना हो ज़ीवीर ही मूजिटर है। फिर वो अपने दोस्त के पास अस्पताल जाती है, जो अभी भी बिस्तर पर था और उसकी हालत भी खराब थी, इसीलिए इससे कोई बात नहीं कर पाती। और वेडनेसडे अपने दोस्त वेटर से मिलने जाती है और इसे इस महल की तस्वीर दिखाकर पूछती है कि तुम इस जगह के बारे में जानते हो, जिस पर वो मना कर देता है। अब यहाँ तो इसका काम नहीं हुआ, इसीलिए वो तस्वीर को लेकर ज़ीवीर के पास जाती है और इससे भी वही सवाल करती है कि क्या तुम इस जगह के बारे में जानते हो। मगर तभी इसकी नज़र इसी महल की पेंटिंग पर जाती है कि ये जगह रात को मेरे सपने में आई थी, तो मैंने इसे बना दिया। अच्छी बात यह थी कि वो इस जगह के बारे में जानता भी था, लेकर वेडनेसडे वहां पहुंच आती है जहां महल पहले से मौजूद था। और क्योंकि वो जान गया था कि असली कातिल कौन है, तो वेडनेसडे इसकी गाड़ी में झक जाती है। मगर जैसे ही गाड़ी शहर में पहुंचती है तो कोई उनकी गाड़ी को ठोक देता है, जिससे ज़ीवीर का हादसा हो गया था। वो काफी जख्मी हो जाते हैं, उनकी हालत मरने वाली हो गई। वेडनेसडे और वेटर अपने रोम मैट के साथ इसी महल में आते हैं। यहाँ इसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उधर रह रहा है, क्योंकि मोमबत्तियां गर्म थीं और एक कमरा बिल्कुल साफ था। इतनी ही देर में वो मूजिटर भी यहाँ आ जाता है। ये लोग देखते हैं कि जिन जिन लोगों पर मूजिटर ने हमला किया था, उनके जिस्म के कटे हुए हिस्से यहाँ पर पड़े हुए हैं। वेडनेसडे अपने दोस्तों को मूजिटर से बचाना चाहती थी, इसीलिए वो उन्हें यहाँ से ले जाती है। तो वो पुलिस अफसर जो थे, वो जो वेडनेसडे को उनके साथ लेकर जाते हैं। जब वो महल में ले जाती है तो वहां पर कुछ भी नहीं था, मतलब वहां पर कटे हुए हिस्से भी नहीं पड़े थे, जिससे पुलिस अफसर को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि आज के बाद तुम मेरे बेटे से नहीं मिलोगी। वेडनेसडे एकेडमी आती है तो वहां इसे प्रिंसिपल मिलती है, जो कहती है कि तुम्हें मैंने कहीं भी जाने से मना किया था, मगर तुमने मेरी बात ना मानकर अच्छा नहीं किया। मैं सच का पता लगवाने गई थी, इसलिए मैं मुआफ़ी नहीं मांगूंगी, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। जिसके बाद वो प्रिंसिपल को एक पेंटिंग भी दिखाती है जिसमें वो जादूगर था, और वेडनेसडे खुद थी बताती है कि इसीलिए वो अनजान लड़का मुझे मारना चाहता था, क्योंकि इसे लग रहा था कि एकेडमी के लिए मैं खतरा हूं, मगर खतरा और दुश्मन का कातिल तो कोई और ही है, जबकि मैं तो इस एकेडमी और सबको बचाना चाह रही हूं, तो मुझे एक मौका मिलना चाहिए। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, आगे से ऐसी कोई भी गलती की तो तुम्हें एकेडमी से निकाल दूंगी। और वहां से वो ये कहकर चली जाती है। वेडनेसडे देखती है कि रोम मैट अपना सामान पैक कर रही है, क्योंकि वो यहां से जा रही है। वो गुस्से में कहती है कि अब तुम्हें अपना काम ही निकलवाना आता है, इसके लिए तुम्हारे दोस्तों की जान क्यों? आज वो अजीब सा मूजिटर हमें भी मार देता। जिसके बाद वो यहां से चली जाती है। वेडनेसडे बिल्कुल अकेली रह गई थी, इसीलिए कमरे में एक जगह बैठकर इस बॉक्स को देखने लगती है, जिसे वो जादूगर के महल से चरा कर लाई थी। इस बॉक्स के नीचे एक खत मिलता है, इसमें वेडनेसडे की अपनी ही बहुत सारी तस्वीरें होती हैं, जो देख वो कहती है, मेरी एडम्स फैमिली जादूगर, मूनसिटर और मैं शायद किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं।
और जब ये बात मेरे को पता चली तो किसी ने उनका मुंह बंद कर दिया, मगर मैं चुप नहीं बैठूंगी और तुम जो कोई भी हो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी, देख लेना। वेडनेसडे जब बाहर जा रही थी तो वहां एक बहुत बड़ा हुजूम था। सोचने लगती है कि कातिल यहां आए लोगों में से कोई है, मगर तभी इसे जंगल में कोई दुखता है। वो पीछा करती है तो पता चलता है कि और कोई नहीं बल्कि इसका अंकल है। अंकल बताते हैं कि मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम है। वो कहती है आप उसके बारे में कुछ जानते हैं? वो कहती है मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, अगर तुम्हें इसके बारे में जानना है तो खुफिया लाइब्रेरी की चाबी ले लो। इसकी एक तिजोरी में डायरी है जिसमें इस मूसटर के बारे में सब लिखा है। आधी रात को वेडनेसडे इस लाइब्रेरी में जाती है जहां ज़ीवीर पहले से मौजूद था। तभी इसे कहती है जहां मूसटर से हमला हुआ है वहां तुम पाए गए हो तो ना हो मूसटर तुम ही हो, मगर वो इसकी बात को अनसुनी करके यहां से चला जाता है। तभी उधर उसके अंकल आते हैं। ये मिलकर डायरी को ढूंढ लेते हैं जिसमें इस मूसटर के बारे में सब कुछ लिखा था कि ये मूसटर किसी के कंट्रोल में भी आ सकता है और फिर बस ये अपने मालिक के कहने पर ही काम करता है। रात के वक्त वो अपने साथी हाथ को कहती है कि मैं वेटर से मिलने जा रही हूं, तब तक तो मेरी डायरी का ख्याल रखना। वहां से जब वो वेटर से मिलने जाती है तो इसे पता चलता है कि वेटर अब अस्पताल में है। ये सुनकर वो इसका दिल टूट जाता है और वो घबरा जाती है। फिर वो हाथ को लेकर जल्दी से अपने अंकल के पास आती है और दुखी होती हुई कहती है अंकल कैसे भी करके हाथ को जिंदा कर दीजिए। अंकल बार बार बिजली के झटके इसे देते हैं जिससे वो जिंदा हो जाता है। वो इससे पूछती है अच्छा तुम पर हमला किसने किया था? जिस पर इशारों से वो बताता है कि मैंने नहीं देखा क्योंकि हमला पीछे से हुआ था। वेडनेसडे गुस्से से भर जाती है, कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, वो जो भी है। वो प्रिंसिपल को आकर कहती है किसी ने मेरे कमरे में तोड़फोड़ कर दी है, साथ ही वो इस डायरी को भी चरा कर ले गया है। वो कहती है वो डायरी तो खुफिया लाइब्रेरी में थी तो तुम्हारे पास कैसे आई? तुम ऐसी हरकतें मत करो, मुझे तुम्हें कैद में बंद करना पड़ेगा। वो कहती है ये मैं होने नहीं दूंगी। तभी वो बूढ़े आदमी के बारे में सोचने लगती है जिसे इस मूसटर ने मारा था और मरने से पहले उनकी सारी प्रॉपर्टी एक डॉक्टर ने हथिया ली थी। डॉक्टर का नाम सुनकर वेडनेसडे को सीधा उनके पास जाती है, कहती है कि मैं जानती हूं आपके अंदर दो रूहें हैं जो सबसे अपनी मौत का बदला लेना चाहती है, अब बस कर दो, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। इसके बाद वो यहां से चली जाती है। ये सारी बातें सुनकर डॉक्टर को जरा भी समझ नहीं आती कि ये क्या बोल रही थी, इसीलिए वो प्रिंसिपल को कॉल करती है। कहती है वेडनेसडे आई थी, इसका बर्ताव काफी जज्बाती था, उल्टी उल्टी बातें कर रही थी वो। अब तभी यहां मूसटर आ जाता है जो डॉक्टर पर हमला करके उन्हें मार देता है। अब डॉक्टर तो मर गई थी, इसीलिए वेडनेसडे को शक ज़ीवीर पर आ जाता है, इसीलिए वो इससे मिलने इसके केबिन में जाती है। यहां इसे मरे हुए लोगों का सामान भी मिलता है जिससे इसका शक और पक्का हो जाता है। वेडनेसडे कमरे में आती है तो उसकी रूममेट वापस आ गई थी। कहती है तुम्हारा और मेरा कोई ताल्लुक है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं, मैंने तुम्हें और हाथ को बहुत याद किया। वेडनेसडे अब भी कुछ नहीं कहती, इसे इस जगह पर लाती है और फिर कहती है कि ज़ीवीर को तो फंसाया जा रहा है जबकि असली मूसटर तो तुम ही हो। मगर वो इसके लिए बार बार मना करता है। तभी यहां वेडनेसडे के सारे दोस्त भी आ जाते हैं और वेटर को पकड़कर कुर्सी से बांध देते हैं और वेडनेसडे इस पर जुल्म करना चाहती है, मगर उसके दोस्त ऐसा करना नहीं चाहते, इसीलिए वो यहां से चले जाते हैं। जैसे ही वो वेटर को मारने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी वेटर के वालिद पुलिस अफसर यहां आ जाते हैं और वेडनेसडे को गिरफ्तार कर लेते हैं। वेडनेसडे उन्हें कहती भी है कि असली कातिल आपका बेटा है, वही मूसटर है ये, मगर वो इसकी एक नहीं सुनते। जब वो यहां से जा रही थी तो वेटर उसके पास आता है, कहता है ऐसा लगा हारना, अभी तो और भी बहुत कुछ होना बाकी है। इसके बाद प्रिंसिपल को वो कह देती है कि तुमने सारे हदें पार कर दी हैं, इसीलिए तुम्हें एकेडमी से निकाला जा रहा है। लेकिन अभी भी वो बार बार एक ही बात कह रही थी कि वेटर ही असली मूसटर है। ज़ीवीर जो जेल में बंद था और उससे नाराज भी था क्योंकि वेडनेसडे ने इसे पुलिस के हवाले किया था, हालांकि वो इसे बताती भी है कि मूसटर वेटर है और उसने मेरी जरिए तुम्हें फंसाया है। वो इसकी एक नहीं सुनता, कह देता है कि इस सारी मुसीबत की जड़ तुम हो, अगर तुम ये एकेडमी छोड़ के चली जाओगी तो कुछ भी गलत नहीं होगा। ये बात सुनने के बाद वो एक सेकंड भी नहीं रुकती और यहां से चली जाती है। वो अपने कमरे में आकर अपना सारा सामान पैक करती है, जिसके बाद वो सभी से आखिरी मुलाकात करती है। सबसे आखिर में वो अपने दोस्त से मिलने अस्पताल में जाती है। कहती है मैं तो जा रही हूं, तुम अपना ख्याल रखना और हां बाहर मत निकलना, बाहर मूसटर हो सकता है। और इस दिन गप्फा में धमाका करने वाला
और कोई नहीं बल्कि प्रिंसिपल थी, जिस पर वो कहता है नहीं, धमाका करने वाले के जूते लाल थे, जो कि प्रिंसिपल लाल जूते नहीं पहनती। ये बात सुनकर वेडनेसडे को पता चल जाता है कि असली कातिल कौन है। वो अपने इसी टीचर के पास जाती है जिसे सब पसंद करते थे और कहती है बाकी लोग तो बना वजह मारे गए हैं, जबकि असली कातिल तो तुम ही हो। तुमने ही वेटर को अपने कंट्रोल में करके इसे मूंसटर बनाया और धीरे धीरे इसे अपना गुलाम बना लिया, अपने इशारों पर नचाकर लोगों को इसके जरिए मरवाया। तभी यहाँ वेटर भी आ जाता है, जिससे वो टीचर कहती है जल्दी करो, वेडनेसडे को मार दो। लेकिन दरअसल ये वेटर नहीं थी बल्कि प्रिंसिपल थी, जो रूप बदल कर यहाँ पर आई थी। और अब टीचर प्रिंसिपल के गिले में जहर का इंजेक्शन घोंप देती है, जिससे प्रिंसिपल बेचारी मारी जाती है। वेडनेसडे को भी बांधकर जादूगर की गप्फा में ले आती है। गप्फा में आकर वेडनेसडे को पता चल जाता है कि जिन मरे हुए लोगों के जिस्म के हिस्सों को इकट्ठा किया गया था वो दरअसल जादूगर को दोबारा से जिंदा करने के लिए किए गए थे। तभी यहाँ टीचर, जो असली विलन थी, वेडनेसडे को बताती है कि जब गड्डी ने जादूगर को मारा था, गड्डी ने अपने खून से जादूगर की कब्र पर एक ताला लगा दिया था, और अब जादूगर को जिंदा करने के लिए हमें गड्डी की फैमिली मतलब एडम्स फैमिली के किसी इंसान का खून चाहिए, साथ ही पूरे चांद की रात भी हो, और हमें यह सुनहरी मौका मिल गया है जादूगर को जिंदा करने का। तुम हो और आज पूरे चांद की रात भी है, हम तुम्हारा खून लेंगे। ये कहकर टीचर वेडनेसडे के हाथ पर किट लगा देती है, जिससे इसका खून निकलने लगता है। फिर वो इसके खून से जादूगर की कब्र का ताला खोल देती है, और फिर अगले ही लम्हे जादूगर भी जिंदा होकर अपनी कब्र से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही वो वेडनेसडे को चाकू मार देता है, जिससे वो जख्मी हो जाती है। इसके बाद वो अकेडमी को खत्म करने के लिए चला जाता है। अब तभी यहाँ गड्डी एडम्स आती है और वेडनेसडे को बिल्कुल ठीक कर देती है, मतलब कि इसके जख्म ठीक हो जाते हैं, और कहती है मैंने तुम्हें ठीक तो कर दिया है, मगर अब के बाद मैं तुम्हें नजर नहीं आऊंगी। जंगल के रास्ते से जा रही थी तो तभी इसके सामने वेटर आ जाता है। वो इसी टीचर को कंट्रोल कर रही थी, इसीलिए वो मूंसटर बनकर इस पर हमला कर देता है। वो बस इसे मारना ही वाला था कि तभी यहाँ एक वीर वुल्फ आ जाती है, जो और कोई नहीं बल्कि रोमैट थी, जो आज पहली बार वीर वुल्फ बनी थी, वो भी सिर्फ वेडनेसडे को बचाने के लिए। काफी खतरनाक लड़ाई होती है। उधर वेडनेसडे जादूगर से लड़ने से रोकने के लिए एकेडमी बचाने के लिए जाती है, तो तभी सामने वेडनेसडे आ गई थी, और वो बेचारे खुद भी होश में हो जाते हैं, मगर फिर भी वो ज़ीवीर को कहती है कि तुम यहाँ से जाओ और बाकी एकेडमी वालों को बाहर निकालो। फिर से खड़ी हो जाती है, इसके हाथ में तलवार भी थी, जिसकी मदद से वो जादूगर से लड़ती है, मगर जादूगर काफी ताकतवर था, इसीलिए वो इसके सामने नहीं टुक पाती। वो बस इसे मारने ही वाला था कि तभी उधर ज़ीवीर की दोस्त आकर जादूगर का ध्यान भटका देती है, जिस दौरान वेडनेसडे को मौका मिलता है और तलवार के एक टुकड़े को जादूगर के दिल के आर पार कर देती है, क्योंकि ऐसा इसे गड्डी ने करने को कहा था। जी हाँ, जादूगर एक बार फिर से मर जाता है और राख बनकर उड़ जाता है। जादूगर के मरते ही यहाँ पर टीचर भी भागती है, क्योंकि वो इसे मारना चाहती थी, मगर तभी यहाँ वेडनेसडे का दोस्त भी आ गया, जो कि सायरन है। वो अपनी ताकत से इस पर जादू करता है और वो टीचर वहीं पर रुककर गुनगुनाने लगती है, और वो इसे जिंदा ही छोड़ देता है, जिसे इसका भी काम तमाम हो जाता है। जहाँ सारे लोग खड़े थे वहाँ अपने रोममेट को भी देखती है, जो अब वीर वुल्फ से अपने असली रूप में आ गई थी। यहाँ वो दोनों पहली बार गिले मलती है। वेडनेसडे अपना नावल भी पूरा कर लेती है, मगर वो इसका एंड नहीं करती, यानी इसे खत्म नहीं करती, और आगे बस एक सवालिया निशान ही छोड़ देती है। वो ज़ीवीर से मिलने जाती है, जहां वो इसे एक तोहफा देता है जिसमें मोबाइल था। वो इस तोहफे को ले तो लेती है, मगर कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। वो अपनी गाड़ी में थी तो उसके पास मैसेज आता है, जिसमें इसकी कुछ तस्वीरें थीं, और साथ ही ये मैसेज भी था कि मैंने तुम पर नजर रखी हुई है। तो वो समझ जाती है कि टीचर तो मर गई है, मगर अब उसके बाद कौन है जो ये सब कर रहा है। इसी सोच में अपने घर के लिए निकल जाती है। इसके बाद हम पुलिस की गाड़ी को देखते हैं, जिसमें वेटर को बांधकर कहीं ले जा रहे थे, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया कि वो कातिल है। इसी दौरान वो पुलिस को ये कहकर के अब मैं तुम पर कोई हमला नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं, ज़ुम्बी बन जाता है और सभी पुलिस वालों को मार देता है। इसका मतलब ये था कि टीचर की तरह अभी भी कोई है जो इसे कंट्रोल कर रहा है, और वो लोगों को मरवाता रहेगा इसके जरिए, और ये अनजान इंसान वही हो सकता है जिसने वेडनेसडे को मैसेज किया। इस सब से पता चलता है कि अभी भी कोई है जो एकेडमी को बंद करवाने में लगा है, और मूंसटर के जरिए खून खराबा और कत्ल होना जारी रहेगा। और इसी के साथ ही सीजन यहीं खत्म हो जाता है।